नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि हमेशा होता है वर्ल्ड रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। रे डालियो की पुस्तक प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क का सारांश। रे डालियो एक अमेरिकी अरबपति निवेशक, हेज फंड मैनेजर, परोपकारी और निवेश फर्म ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक ने सितंबर 2017 में प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क प्रकाशित की। साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक आंशिक रूप से संस्मरण, आत्मसहायता और व्यावसायिक दर्शन का मिश्रण थी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर पहुंची और 2017 में अमेज़न की सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक पुस्तक चुनी गई। यह पुस्तक ब्रिजवाटर के सिद्धांतों का विस्तृत संस्करण है, जिसे डालियो ने 2010 में कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया था, जब कंपनी 2008 से 2009 के वित्तीय संकट की सफल भविष्यवाणी करने के कारण मीडिया की गहन जांच के दायरे में आ गई थी। प्रिंसिपल्स 3 अलग अलग भागों में विभाजित है। भाग आई में यह संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि कैसे सिद्धांत डालियो के लॉन्ग आइलैंड के एक साधारण मध्यम वर्गीय बच्चे से एक प्रमुख निजी कंपनी के संस्थापक और सीईओ, फोर्ब्स के दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में से एक और टाइम के 2012 के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बनने के व्यक्तिगत और पेशेवर परिवर्तन में महत्वपूर्ण थे। परिचय। सिद्धांतों और विचार योग्यता तंत्र की ओर रे डालियो की यात्रा। प्रिंसिपल्स के लेखक रे डालियो अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सफलता किसी विशिष्ट ज्ञान से नहीं बल्कि अपनी अज्ञानता से निपटने के उनके दृष्टिकोण से आई है। यह दृष्टिकोण उन सिद्धांतों पर आधारित है जो उनके जीवन भर के निर्णय लेने में मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने उन्हें एक साधारण मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सफलता तक पहुंचाया। डालियो इस बात पर जोर देते हैं कि पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का अंधानुकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय पाठकों को इनमें से चुनकर अपना एक व्यक्तिगत सेट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उनके अपने चरित्र और मूल्यों के अनुरूप हो। वे अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा करते हैं जो गलतियों और चिंतन से चिह्नित है, जिसने अंततः उन्हें इन सिद्धांतों की खोज तक पहुंचाया। पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। भाग आई, मैं कहां से आया हूं, डालियो के जीवन का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करता है जो उन गलतियों और कमजोरियों को उजागर करता है जिन्होंने उनके सिद्धांतों को आकार दिया। पाठकों को उनकी व्यक्तिगत कहानी से परे देखने और सिद्धांतों के अंतर्निहित तर्क पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाग 2, जीवन के सिद्धांत, डालियो के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मार्गदर्शित करने वाले मौलिक सिद्धांतों की खोज करता है, व्यक्तिगत संबंधों, व्यवसाय और नीति निर्माण जैसे विभिन्न पहलुओं में उनके अनुप्रयोग में गहराई से जाता है। यह 5 चरणीय प्रक्रिया भी प्रस्तुत करता है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रभावी निर्णय लेने के लिए एक ढांचा है। भाग 3, कार्य सिद्धांत, डालियो की कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के अनूठे परिचालन मॉडल पर केंद्रित है। यह बताता है कि कैसे ये सिद्धांत एक विचार योग्यता तंत्र में परिवर्तित होते हैं जो सार्थक काम और संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कट्टर सत्य और पारदर्शिता को महत्व देता है। रे डालियो इस बात पर जोर देते हैं कि इस दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपने स्वयं के सिद्धांतों का विकास करना है और आदर्श रूप से उन्हें दस्तावेजित करना है, विशेष रूप से दूसरों के साथ सहयोग करते समय। पुस्तक 3 स्तरों पर सिद्धांतों का विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है जो पाठकों को उनकी रुचि और समय के आधार पर विभिन्न गहराइयों पर सामग्री के साथ जुड़ने की अनुमति देती है। प्रिंसिपल्स एक विचार योग्यता तंत्र को बढ़ावा देती है जो विचारों की ईमानदार अभिव्यक्ति, विचारपूर्ण असहमति और संघर्षों को सुलझाने के लिए स्थापित तरीकों के पालन पर जोर देती है। डालियो का मानना है कि एक संगठन एक मशीन की तरह 2 मौलिक भागों से बना होता है, संस्कृति और लोग। एक सफल संगठन के लिए मजबूत चरित्र और क्षमताओं वाले महान लोगों के साथ एक महान संस्कृति की आवश्यकता होती है। यह संस्कृति समस्याओं और असहमतियों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित करनी चाहिए जो उनके समाधान की ओर ले जाए। ब्रिजवाटर में यह कट्टर सत्य और पारदर्शिता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो खुली चर्चा, जवाबदेही और सुधार की अनुमति देते हैं। डालियो ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हैं और खुद से और दूसरों से सत्यनिष्ठा की मांग करते हैं। वे एक ऐसा वातावरण बनाने की वकालत करते हैं जहां व्यक्तियों को यह समझने का अधिकार हो कि क्या उचित है और जब उनके पास महत्वपूर्ण विचार हों तो बोलने की जिम्मेदारी हो। यह खुले विचारों और जवाबदेही की एक संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां समस्याओं को प्रकाश में लाया जाता है और सहयोगात्मक रूप से संबोधित किया जाता है। यह दृष्टिकोण, हालांकि अपरंपरागत है, बेहद कुशल माना जाता है क्योंकि यह दिखावे की आवश्यकता और लोगों के विचारों का अनुमान लगाने में बर्बाद किए गए समय को समाप्त करता है, जो अधिक सार्थक काम और संबंधों की ओर ले जाता है। भाग आई, मैं कहां से आया हूं।
डालियो बताते हैं कि पुस्तक के पहले भाग का उद्देश्य उनके जीवन और करियर का एक बिना लागलपेट का विवरण देना है, जिसमें उनकी गलतियों और कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित है, साथ ही वे सिद्धांत भी जो उन्होंने इन्हें स्वीकार करने से सीखे। वे तर्क देते हैं कि हम निर्णय लेने के कौशल के साथ पैदा नहीं होते और इन्हें अपने जीवन के अनुभवों से प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे आप जीवन में विभिन्न लक्ष्यों का पीछा करते हैं, आप अनिवार्य रूप से विभिन्न समस्याओं का सामना करेंगे, गलतियां करेंगे और अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों से रूबरू होंगे। यह आत्मज्ञान और कई निर्णय अनिवार्य रूप से दांव हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे। इन निर्णयों को लेने के तरीके के बारे में अधिक ठोस रूप से सोचकर आप अंततः अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अध्याय 1, मेरी साहसिक यात्रा का आह्वान, 1949 से 1967। एक उभरता निवेशक एक उभरते बाजार में, डालियो का प्रारंभिक जीवन। रे डालियो की मेरी साहसिक यात्रा का आह्वान उनके बचपन और किशोरावस्था का वर्णन करती है, एक ऐसा समय जब उन्होंने फलते फूलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की पृष्ठभूमि में निवेश में शुरुआती रुचि विकसित की। 1949 में जन्मे डालियो लॉन्ग आइलैंड में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। वे खुद को एक औसत बच्चे के रूप में वर्णित करते हैं जिसका शैक्षणिक प्रदर्शन निराशाजनक था। अपने निराशाजनक स्कूली रिकॉर्ड के बावजूद डालियो अपने दोस्तों के साथ गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए और उत्साह के साथ अपनी रुचियों का पीछा किया। 1960 के शुरुआती वर्ष डालियो के विकासशील वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महत्वाकांक्षी और आशावादी माहौल से चिन्हित थे। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का प्रगति और परिवर्तन का दृष्टिकोण उनके मन में गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। उस समय का प्रमुख कथानक अमेरिका को एक वैश्विक नेता के रूप में चित्रित करता था, जो अपनी आर्थिक शक्ति, प्रगतिशील मूल्यों और तीव्र सुधार के प्रति प्रतिबद्धता से परिभाषित था। 12 वर्ष की आयु में डालियो की निवेश में शुरुआत हुई। एक स्थानीय गोल्फ कोर्स में कैडी के रूप में काम करते हुए उन्हें तेजी से बढ़ते शेयर बाजार के बारे में चर्चाओं का एक्सपोजर मिला, जिसने उनकी रुचि जगाई। अपनी कैडीइंग से कमाई का उपयोग करते हुए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस में अपना पहला निवेश किया, मुख्य रूप से क्योंकि यह उनकी जानकारी में सबसे सस्ता स्टॉक था। एक सरल रणनीति पर आधारित यह निवेश अप्रत्याशित रूप से 3 गुना रिटर्न देकर बाजार के प्रति डालियो के आकर्षण को और मजबूत कर गया। अपने नवजात जुनून को बढ़ावा देते हुए डालियो ने फॉर्च्यून 500 कंपनियों से वार्षिक रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी, निवेश के क्षेत्र की गहरी समझ हासिल करने के लिए उनका बारीकी से अध्ययन किया। वे आर्थिक प्रबंधन की दक्षता में प्रचलित विश्वास को याद करते हैं, जहां पिछले दशक में स्टॉक मूल्य लगातार बढ़ रहे थे। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, एक रणनीति जिसमें मूल्य उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना नियमित निश्चित राशि का निवेश शामिल था, व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण बन गया। निवेश के अलावा डालियो ने एक सक्रिय सामाजिक जीवन बनाए रखा, अपनी दोस्तियों को प्राथमिकता दी और साहसिक कार्यों की तलाश की। उनकी स्वतंत्र सोच और जोखिम लेने की प्रवृत्तियां वित्तीय बाजारों से परे भी फैली हुई थीं। वे असफलता से ज्यादा मध्यमता से डरते थे, यह मानते हुए कि नकारात्मक अनुभव भी जीवन के ताने बाने को समृद्ध बनाते हैं। 1966 में अपने वरिष्ठ वर्ष तक डालियो वित्तीय लाभ और एक बेफिक्र किशोर जीवन दोनों का अनुभव कर रहे थे, आने वाली बाजार की गिरावट से अनजान। उनके जीवन का यह काल वित्त की जटिल दुनिया में उनकी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करता है, जो आने वाले वर्षों में उनके सामने आने वाले सबक और चुनौतियों की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अध्याय 2, सीमा पार करना, 1967 से 1979। एक उथल-पुथल भरे दशक का नेविगेशन, आर्थिक और व्यक्तिगत बदलाव। अध्याय 2, सीमा पार करना, रे डालियो की एक अशांतकाल की यात्रा का वर्णन करता है, जो आर्थिक मंदी, राजनीतिक उथल-पुथल और व्यक्तिगत विकास से चिन्हित था। 1967 में डालियो के साथ वह आशावाद और पूर्वाग्रह थे जो एक फलते-फूलते शेयर बाजार में उनके अनुभवों से आकार लिए थे। हालांकि इस अवधि ने अप्रत्याशित आर्थिक झटकों की एक श्रृंखला लाई जिसने उनकी मान्यताओं को चुनौती दी और तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया। जैसे जैसे वियतनाम युद्ध बढ़ा, डालियो खुद को ड्राफ्ट किए जाने की संभावना का सामना करते हुए पाया। उनका निम्न ड्राफ्ट लॉटरी नंबर युद्ध में भेजे जाने की उच्च संभावना का संकेत देता था। हालांकि अपने पिता की मदद से प्राप्त एक चिकित्सा छूट के कारण वे अंततः सेवा से बच गए। राहत महसूस करने के बावजूद डालियो इस अनुभव पर मिश्रित भावनाओं के साथ विचार करते हैं, युद्ध प्रयास में योगदान न करने के लिए अपराध बोध को स्वीकार करते हुए, साथ ही दूसरों के सामने आने वाले हानिकारक परिणामों को पहचानते हुए। इस अवधि ने जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति और इसके द्वारा अक्सर प्रस्तुत जटिल नैतिक दुविधाओं को उजागर किया। युद्ध के व्यक्तिगत प्रभावों से परे, अमेरिका एक गिरती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य का सामना कर रहा था। 1968 में तेत आक्रमण,
उसके बाद राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का पुनः चुनाव न लड़ने का निर्णय और रिचर्ड निक्सन की बाद की जीत ने अधिक चुनौतीपूर्ण समय की ओर एक बदलाव को चिन्हित किया। डालियो समाचार घटनाओं और बाजार उतार चढ़ाव के बीच अंतर संबंधों के प्रति सजग, कार्यकारण संबंधों को समझने लगे। यह जागरूकता इन घटनाओं को चलाने वाली अंतर्निहित आर्थिक मशीन को समझने की उनकी इच्छा को प्रेरित करती थी। डालियो की शैक्षिक यात्रा जारी रही क्योंकि वे ऑनर्स के साथ कॉलेज से स्नातक हुए और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जगह हासिल की। एमबीए शुरू करने से पहले की गर्मियों के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर एक क्लर्क के रूप में काम किया, वित्तीय दुनिया के केंद्र में मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया। हालांकि आर्थिक अस्थिरता जारी रही क्योंकि डॉलर का मूल्य गिर गया, जो अगस्त 1971 में राष्ट्रपति निक्सन के स्वर्ण मानक को छोड़ने के निर्णय में परिणत हुआ। यह घटना वैश्विक वित्त में एक प्रमुख मोड़, आर्थिक वादों की नाजुकता और राजनीतिक निर्णयों के दूरगामी परिणामों को उजागर करती है। डालियो का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का अनुभव उत्तेजक होने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक गिरावट की अवधि के साथ मेल खाता था। शेयर बाजार में तेजी आई, बढ़े हुए मुद्रा मुद्रण से प्रेरित निवेशकों को निफ्टी 50 इंच की ओर आकर्षित किया, स्टॉक का एक समूह जिसे गारंटीड विजेताओं के रूप में देखा जाता था। हालांकि डालियो की रुचि कमोडिटी ट्रेडिंग की ओर स्थानांतरित हो गई, जिसे उन्होंने मेरिल लिंच में एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के दौरान आगे बढ़ाया। हालांकि यह हार्वर्ड एमबीए स्नातकों के लिए अपरंपरागत आकर्षण था। 1973 में पहला तेल झटका तेल की कीमतों में चौगुनी वृद्धि के साथ एक और आर्थिक मंदी को ट्रिगर किया, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आई और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आई। जबकि प्रथम दृष्टया अप्रत्याशित, डालियो ने इस संकट की ओर ले जाने वाली घटनाओं की तार्किक प्रगति को पहचाना, ऋण वित्तपोषित खर्च, डॉलर के अवमूल्यन और फेड की बाद की मौद्रिक नीति के कड़े होने के प्रभाव को देखते हुए। आर्थिक मंदी ने कमोडिटी ट्रेडिंग को तेजी से आकर्षक बना दिया। डालियो को उनके विशेष ज्ञान और हार्वर्ड की योग्यता के साथ वित्तीय दुनिया में एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने डोमिनिक एंड डोमिनिक, एक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म में कमोडिटीज के निदेशक के रूप में एक पद हासिल किया। इस अवधि ने बाजार रुझानों की चक्रीय प्रकृति और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी विशेषज्ञता को अनुकूलित करने के महत्व को उजागर किया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में डालियो ने ग्राहकों को टेलेक्स्ट डेली ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से अपनी बाजार अंतर्दृष्टि साझा करना शुरू किया। ये प्रकाशन, जो शुरू में ग्राहक पूछताछ को कुशलतापूर्वक संबोधित करने के लिए थे, उनके व्यवसाय के लिए एक मूल्यवान संचार उपकरण और एक अनुशासन में विकसित हुए जो उन्हें दैनिक शोध और चिंतन के लिए मजबूर करता था। ये डेली ऑब्जर्वेशंस आज भी जारी हैं, आर्थिक कारकों के जटिल अंतर्संबंधों की डालियों की विकसित समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। टिप्पणी प्रदान करने के अलावा डालियो ने सक्रिय रूप से ग्राहक पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना शुरू किया, उनकी ओर से कमोडिटीज की खरीद और बिक्री शुल्क या लाभ के हिस्से के लिए की। उनके ग्राहकों में मैकडॉनल्ड्स और लेन प्रोसेसिंग जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल थे, जो दोनों उनकी विशेषज्ञता से लाभान्वित हुए। हालांकि डालियो की बढ़ती सफलता को जल्द ही घटनाओं की एक श्रृंखला द्वारा चुनौती दी जाने वाली थी, जो उनके लचीलेपन का परीक्षण करेगी और निवेश और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को गहन तरीकों से आकार देगी। अध्याय 3, मेरी खाई, 1979 से 1982। खाई से पतन और उत्थान, एक महत्वपूर्ण मोड़। अध्याय 3, मेरी खाई, रे डालियो के जीवन में गहन पेशेवर और व्यक्तिगत उथल-पुथल की अवधि का वर्णन करता है, जो एक गलत गणना के कारण वित्तीय तबाही की ओर ले गई, जिसके बाद सफलता की ओर एक लचीला चढ़ाव आया। यह अनुभव एक अग्निपरीक्षा के रूप में काम किया, जिसने निवेश के प्रति उनके अनूठे दृष्टिकोण को गढ़ा और उन सिद्धांतों को आकार दिया जो उनके भविष्य के प्रयासों का मार्गदर्शन करेंगे। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में एक अस्थिर आर्थिक माहौल देखा गया, जिसमें बढ़ता कर्ज, मुद्रास्फीति और अस्थिर विकास की विशेषताएं थीं। डालियो मैक्रोइकोनॉमिक डेटा में डूबे हुए, विशेष रूप से ब्याज दरों और मुद्राओं में, इस बात से आश्वस्त थे कि एक ऋण संकट आसन्न है, खासकर उभरते देशों में उच्च स्तर के कर्ज को देखते हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि फेडरल रिजर्व या तो ऋण समस्याओं को कम करने के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को कड़ा करने की दुविधा का सामना करते हुए अंततः बाद वाले विकल्प को चुनेगा, जिससे गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। 1981 में डालियो ने अपने डेली ऑब्जर्वेशन में द नेक्स्ट डिप्रेशन इन पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक आसन मंदी की अपनी विवादास्पद भविष्यवाणी की साहसपूर्वक घोषणा की। यह दृष्टिकोण, हालांकि उनके शोध और ऐतिहासिक ऋण चक्रों के विश्लेषण पर आधारित था, संशयवाद के साथ मिला और कई लोगों ने इसे सनसनीखेज के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि बिगड़ती आर्थिक स्थिति और बढ़ते ऋण बोझ को देखते हुए उनके मूल्यांकन में उनका विश्वास और मजबूत होता गया।
डालियो की भविष्यवाणी अगस्त 1982 में मेक्सिको के अपने ऋण पर चूक करने पर सत्यापित होती प्रतीत हुई, जिसने अन्य देशों में चूक की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। इस घटना ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, विशेष रूप से अमेरिकी बैंकों पर जिनका इन परेशान अर्थव्यवस्थाओं में काफी एक्सपोजर था। संकट की भविष्यवाणी में डालियो की दूरदर्शिता ने उन्हें एक दूरदर्शी विचारक के रूप में मान्यता दिलाई। उन्हें कांग्रेस के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया और वॉल स्ट्रीट वीक विद लुइस रुकेसर जैसे प्रमुख वित्तीय कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया गया, जहां उन्होंने विकसित हो रही आर्थिक आपदा के अपने विश्लेषण को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। हालांकि घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में 1982 में बाजारों ने डालियो की भविष्यवाणियों को चुनौती देते हुए एक अप्रत्याशित ऊपरी झटका लिया। पॉल वोल्कर के नेतृत्व में फेडरल रिजर्व ने सफलतापूर्वक मुद्रास्फीति की कमर तोड़ दी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू हो गया। यह अचानक बदलाव, जिसे सबसे बड़ा व्हिपसॉ के रूप में जाना जाता है, ने डालियो की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को एक विनाशकारी झटका दिया। उनकी फर्म ब्रिजवाटर एसोसिएट्स को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ, जिससे उन्हें अपने सभी कर्मचारियों को निकालना पड़ा और यहां तक कि व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए अपने पिता से पैसे उधार लेने पड़े। यह अनुभव उनकी पिछली सफलता के विपरीत डालियो को गहन आत्मनिरीक्षण और आत्मसंदेह की अवधि में धकेल दिया। उन्होंने अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाया और निवेश की दुनिया को पूरी तरह से छोड़ने पर विचार किया। हालांकि निराशा के बीच उन्होंने अपनी विफलता में निहित अमूल्य सबक को पहचाना। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अति आत्मविश्वास और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने की अनिच्छा ने उन्हें गलत होने की संभावना से अंधा कर दिया था। यह दर्दनाक अनुभव अंततः डालियो के व्यक्तिगत और पेशेवर परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक बन गया। वे खाई से एक नई विनम्रता, खुले विचारों के महत्व की गहरी समझ और कठोर बहस और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से अपने विचारों के तनाव परीक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उभरे। इस अवधि ने उन्हें विचार योग्यता तंत्र की अवधारणा और कार्यान्वयन की ओर भी ले गया, जो ब्रिजवाटर की सफलता का आधार बनेगा। यह दृष्टिकोण, जो विचारपूर्ण असम्मति के माध्यम से सत्य की खोज और व्यक्तियों की राय को उनकी स्थिति या वरिष्ठता के बजाय उनकी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करने में आधारित था, निरंतर सीखने और सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस अवधि के दौरान डालियो ने जो सिद्धांत तैयार किए, जिनमें कमजोरियों को स्वीकार करना, खुली प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना और गलतियों से सीखना शामिल है, ने उनकी भविष्य की सफलता की नींव रखी। अपनी कमियों को स्वीकार करके और उनका समाधान करके, उन्होंने अपनी बाधा को एक मूल्यवान सीखने के अवसर में बदल दिया, जो निवेश की दुनिया में उनकी अंतिम विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। अध्याय 4, मेरी परीक्षाओं का मार्ग, 1983 से 1994। पुनर्निर्माण और परिष्करण, विचार योग्यता की ओर डालियो का मार्ग। अध्याय 4, मेरी परीक्षाओं का मार्ग। रे डालियो की 1982 में उनके विनाशकारी झटके के बाद ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के पुनर्निर्माण और उनकी निवेश रणनीतियों और प्रबंधन सिद्धांतों को परिष्कृत करने के निरंतर प्रयासों की यात्रा का विवरण करता है। यह अवधि, जो वित्तीय सफलताओं और आंतरिक संघर्षों से चिह्नित थी, ने उस अनूठी विचार योग्यता की नींव रखी जो ब्रिजवाटर के भविष्य को परिभाषित करेगी। अपने वित्तीय और प्रतिष्ठा के निम्न बिंदु से उभरते हुए, डालियो ने खुद को सीमित संसाधनों के साथ ब्रिजवाटर की शुरुआत करते हुए पाया। वह टेक्सास में एक संभावित ग्राहक से मिलने के लिए हवाई टिकट भी नहीं खरीद सकते थे। इन चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने धीरे धीरे नए ग्राहकों को आकर्षित किया और अपनी टीम का पुनर्निर्माण किया, जिसमें उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ जो मूल्यवान सीखने के अवसर प्रदान करते थे। 1983 तक, ब्रिजवाटर 6 कर्मचारियों तक बढ़ गया था, जो मुख्य रूप से परामर्श और व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उनके शोध की बढ़ती मांग को पहचानते हुए, डालियो ने अपनी पेशकशों का विस्तार करने के लिए 7वें कर्मचारी, रॉब फ्राइड को नियुक्त किया। फ्राइड, एक पूर्व घर बाइबिल विक्रेता, टीम में एक अनूठा दृष्टिकोण लाए। साथ मिलकर, उन्होंने ब्रिजवाटर एसोसिएट्स वीकली नामक एक प्रकाशन विकसित किया, जो बाजार के रुझानों और निवेश रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता था। यह ब्रिजवाटर के एक छोटी परामर्श फर्म से शोध और निवेश पावरहाउस में परिवर्तन की शुरुआत थी। रे डालियो इन प्रारंभिक प्रकाशनों की विशिष्ट सामग्री या प्रारंभिक ग्राहक प्रतिक्रियाओं पर विस्तार से नहीं बताते हैं। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि डालियो की ग्राहकों को आकर्षित करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने की क्षमता उनकी पिछली गलत गणना के बावजूद उनकी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि की बढ़ती मान्यता का संकेत देती है। डालियो विविध दृष्टिकोणों की खोज और विचारपूर्ण असम्मतियों में संलग्न होने के महत्व पर जोर देते हैं। वे व्यक्तियों को भिन्न दृष्टिकोणों के पीछे के तर्क को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह किसी की समझ को बढ़ा सकता है और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जा सकता है।
वे विरोधी विचारों को अपने विचारों के तनाव परीक्षण और सही होने की संभावना को बढ़ाने के लिए मूल्यवान उपकरणों के रूप में देखते हैं। ब्रिजवाटर का पुनर्निर्माण करते समय डालियो ने अपने मांग वाले करियर को अपने बढ़ते परिवार के साथ संतुलित करने की चुनौतियों का भी सामना किया। उन्होंने काम और पारिवारिक जीवन को एकीकृत करने को प्राथमिकता दी, अक्सर अपने बच्चों को व्यावसायिक यात्राओं पर ले जाते थे और उन्हें विविध अनुभवों से अवगत कराते थे। रे डालियो इन व्यक्तिगत अनुभवों की झलक प्रदान करते हैं जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के प्रति डालियो की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। 1987 और 1988 के वर्षों ने महत्वपूर्ण बाजार अस्थिरता लाई, जो डालियो की निवेश रणनीतियों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती थी। ब्रिजवाटर ने 1987 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जब ब्लैक मंडे स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान अधिकांश अन्य लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, तब वे 22% ऊपर थे। यह सफलता, जो बदलते बाजार के मूल तत्वों का अनुमान लगाने और तकनीकी प्रवृत्ति अनुसरण फिल्टर का उपयोग करने की उनकी क्षमता के कारण थी, ने चतुर निवेशकों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। हालांकि अगले वर्ष बाजार में कम अस्थिरता का समय आया, जिसने उनके तकनीकी फिल्टरों की सीमाओं को उजागर किया, जिससे उनके रिटर्न में गिरावट आई। इस झटके ने डालियो और उनकी टीम को अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन और परिष्करण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने तकनीकी प्रवृत्ति अनुसरण फिल्टर को अधिक मजबूत मूल्य उपायों और जोखिम नियंत्रणों से बदल दिया। अनुकूलन और सुधार का यह निरंतर चक्र बदलती बाजार गतिशीलता के जवाब में डालियो की निवेश रणनीतियों को विकसित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जैसे जैसे ब्रिजवाटर बढ़ा, डालियो ने तेजी से कट्टर पारदर्शिता और विचारपूर्ण असहमति की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि यह दृष्टिकोण, जबकि बौद्धिक ईमानदारी को बढ़ावा देने और पारंपरिक सोच को चुनौती देने के लिए अभिप्रेत था, आंतरिक संघर्षों और असहजता की ओर ले गया, विशेष रूप से व्यक्तियों की कमजोरियों को संबोधित करते समय। खुली संचार की डालियो की इच्छा और इससे कभी कभी होने वाली भावनात्मक असहजता के बीच यह तनाव आने वाले वर्षों में उनके लिए एक प्रमुख चुनौती बन जाएगी। यह संघर्ष 1993 में चरम पर पहुंच गया जब 3 प्रमुख कर्मचारियों, बॉब प्रिंस, गिसेले वैगनर और डैन स्ट्रैचमैन ने कंपनी के मनोबल पर उनकी प्रबंधन शैली के नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंताएं व्यक्त करते हुए डालियो का सामना किया। उन्होंने अपनी टिप्पणियों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक मेमो प्रस्तुत किया और उनकी प्रत्यक्ष और कभी-कभी स्पष्ट संचार शैली के भावनात्मक परिणामों पर विचार करने का आग्रह किया। इस टकराव ने डालियो के लिए एक जागृति का काम किया, जिससे वे मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका विज्ञान संबंधी आधारों में गहराई से उतरे। उन्होंने मस्तिष्क के तार्किक और भावनात्मक भागों के बीच अंतर्क्रिया और इन प्रतिस्पर्धी शक्तियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीके को समझने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों से अंतर्दृष्टि प्राप्त की। यह मानव मनोविज्ञान की जटिलताओं और नेतृत्व और संगठनात्मक व्यवहार के लिए इसके निहितार्थों की उनकी जीवन भर की खोज की शुरुआत थी। अध्याय 4 डालियो के बौद्धिक कठोरता को भावनात्मक बुद्धि के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को स्वीकार करने के साथ समाप्त होता है, यह पहचानते हुए कि एक फलती फूलती विचार योग्यता को बढ़ावा देने के लिए न केवल बौद्धिक ईमानदारी बल्कि मानव मनोविज्ञान की समझ और पारस्परिक गतिशीलता को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की क्षमता की भी आवश्यकता होती है। अध्याय 5 परम वरदान 1995 से 2010 शक्ति से शक्ति की ओर परम वरदान। अध्याय 5 परम वरदान ब्रिजवाटर एसोसिएट्स और रे डालियो के लिए महत्वपूर्ण विकास और विकास की अवधि का वर्णन करता है। इस दौरान फर्म ने उल्लेखनीय वित्तीय सफलता का अनुभव किया, अपनी निवेश रणनीतियों का विस्तार किया और उद्योग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। डालियो निरंतर सुधार की अपनी इच्छा से प्रेरित और उनके द्वारा विकसित सिद्धांतों से निर्देशित, निवेश और बढ़ती कंपनी के प्रबंधन दोनों में निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण बनाने की कोशिश की। रे डालियो उन व्यक्तिगत चुनौतियों की भी खोज करते हैं जिनका सामना डालियो ने नेतृत्व की बढ़ती मांगों और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से सौंपने की आवश्यकता से जूझते हुए किया। 1995 तक ब्रिजवाटर 42 कर्मचारियों तक बढ़ गया था और $4.1 बिलियन का प्रबंधन करता था, जो डालियो की प्रारंभिक अपेक्षाओं से अधिक था। इस सफलता के बावजूद कंपनी उन्हीं मूल सिद्धांतों के साथ काम करना जारी रखी जिन्होंने इसके शुरुआती दिनों का मार्गदर्शन किया था: चुनौतियों को स्वीकार करना, स्वतंत्र सोच और खुली बहस के माध्यम से सत्य की खोज करना, गलतियों से सीखना और व्यवस्थित रूप से सुधार लागू करना। 1990 के मध्य में ब्रिजवाटर ने नवीन निवेश रणनीतियों की शुरुआत की। मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड की क्षमता को पहचानते हुए फर्म इस परिसंपत्ति वर्ग की दुनिया की पहली वैश्विक प्रबंधक बन गई। इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता ने यूएस ट्रेजरी अधिकारियों के साथ परामर्श की ओर ले गई, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी लैरी समर्स भी शामिल थे, जिन्होंने अमेरिकी सरकार के अपने मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड की संरचना पर उनकी सलाह मांगी।
इस सहयोग ने इस नए बाजार के सफल लॉन्च में योगदान दिया, जिससे उद्योग में एक दूरदर्शी नेता के रूप में ब्रिजवाटर की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों में टिक सकने वाला एक विविध निवेश पोर्टफोलियो बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर डालियो ने 1996 में ऑल वेदर पोर्टफोलियो विकसित किया। यह दृष्टिकोण, जो पीढ़ियों तक धन को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था, विभिन्न आर्थिक वातावरणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों को संतुलित करता था, जिसमें मुद्रास्फीति, अपस्फीति, तेजी और मंदी की अवधि शामिल थी। शुरू में केवल डालियो के पारिवारिक ट्रस्ट के लिए प्रबंधित ऑल वेदर पोर्टफोलियो ने 2003 में संस्थागत निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया। समय के साथ यह रिस्क पैरिटी के रूप में जानी जाने वाली एक व्यापक रूप से अपनाई गई निवेश रणनीति में विकसित हुई, जो 2017 तक लगभग $80 बिलियन का प्रबंधन कर रही थी और विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन के प्रति उद्योग के दृष्टिकोण को प्रभावित कर रही थी। जैसे जैसे ब्रिजवाटर बढ़ा, डालियो ने काम के सिद्धांतों को औपचारिक और व्यवस्थित करने की आवश्यकता को पहचाना, जो कंपनी के शुरुआती वर्षों में काफी हद तक अंतर्निहित थे। उन्होंने इन सिद्धांतों को दर्ज करना और साझा करना शुरू किया, दर्शन के बयानों और ईमेल से शुरुआत की और धीरे धीरे निर्णय लेने, भर्ती, बर्खास्तगी, मुआवजे और विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए दिशा निर्देशों का एक व्यापक सेट बनाया। उनके सिद्धांतों को कोडीकृत करने की यह प्रक्रिया निरंतरता बनाए रखने और विचार योग्यता को बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित थी, जो उनका मानना था कि फर्म की निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। 2006 में डालियो ने लगभग 60 कार्य सिद्धांतों का एक मसौदा तैयार किया और प्रतिक्रिया और चर्चा के लिए ब्रिजवाटर के प्रबंधकों के बीच परिचालित किया। यह फर्म की अनूठी संस्कृति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। ब्रिजवाटर की असामान्य संस्कृति, जो कट्टर सत्य और पारदर्शिता पर जोर देती है, ने व्यवहार मनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने फर्म के दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया। उनके मूल्यांकन, जो काफी हद तक सकारात्मक थे, ने निरंतर सीखने और सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने में खुले संचार और ईमानदार प्रतिक्रिया के लाभों को उजागर किया। हालांकि इस स्तर की पारदर्शिता को बनाए रखना और लोगों को जवाबदेह ठहराना, यहां तक कि जब इसमें कमजोरियों को संबोधित करना शामिल था, डालियो के लिए एक चुनौती साबित हुई। उन्होंने उन भावनात्मक बाधाओं को स्वीकार किया जिनका सामना कई व्यक्तियों को अपनी कमियों का सामना करते समय करना पड़ा, प्रतिक्रिया को स्वीकार करने और गलतियों से सीखने के लिए विनम्रता और खुले दिमाग की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवधि के दौरान डालियो ने एक व्यक्तिगत संकट का अनुभव किया जिसने मानव मनोविज्ञान की उनकी समझ को गहराई से प्रभावित किया और उनके नेतृत्व के दृष्टिकोण को सूचित किया। उनके बेटे पॉल को बाइपोलर डिसऑर्डर का निदान हुआ, जिससे डालियो अपने बेटे की रिकवरी में सहायता करने की एक चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकले। इस अनुभव ने उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताओं और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को संबोधित करने के महत्व से अवगत कराया, दोनों उनके व्यक्तिगत जीवन में और ब्रिजवाटर की संस्कृति के भीतर। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास का समर्थन करना और उनकी ताकतों और कमजोरियों को नेविगेट करना एक समृद्ध और संतोषजनक काम का माहौल बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। 2008 तक ब्रिजवाटर का नेतृत्व करने और इसके तेजी से विकास को प्रबंधित करने की मांगों ने डालियो पर प्रभाव डाला। उन्होंने पहचाना कि वे कार्यभार और काम जीवन संतुलन के मामले में अपनी सीमाओं तक पहुंच गए थे, जिम्मेदारियों को सौंपने और कंपनी के भीतर एक अलग भूमिका में संक्रमण की आवश्यकता को स्वीकार किया। इस एहसास ने भविष्य के नेताओं की पहचान और विकास करने के उनके प्रयासों की शुरुआत की, जो ब्रिजवाटर को इसके विकास के अगले चरण में मार्गदर्शन कर सकते थे। 2008 की वित्तीय और आर्थिक संकट ने ब्रिजवाटर के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत किए। डालियो की आर्थिक चक्रों की समझ और निवेश रणनीतियों के स्ट्रेस टेस्टिंग पर उनका जोर कंपनी को संकट से सफलतापूर्वक निकलने में सक्षम बनाया, जिससे ग्राहकों के लिए मजबूत रिटर्न उत्पन्न हुआ। इस सफलता ने उनके निवेश दृष्टिकोण की प्रभावशीलता और बाजार की अस्थिरता का अनुमान लगाने और उस पर प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता को और अधिक मान्य किया। इस संकट ने आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों की परस्पर संबद्धता और वैश्विक बाजारों को चलाने वाली जटिल गतिशीलता को समझने की आवश्यकता में डालियो के विश्वास को और मजबूत किया। 2008 के संकट को संभालने में ब्रिजवाटर की सफलता और इसके लगातार मजबूत प्रदर्शन ने उद्योग के भीतर और व्यापक जनता से बढ़ती ध्यान आकर्षित किया। इस बढ़ती मान्यता ने डालियो को अपने सिद्धांतों को व्यापक रूप से साझा करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। 2010 के अंत में उन्होंने अपने सिद्धांतों को कंपनी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया, जिसका उद्देश्य उनके दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्रदान करना और उन सिद्धांतों की व्यापक समझ को बढ़ावा देना था जो उनकी सफलता का मार्गदर्शन कर रहे थे। डालियो के सिद्धांतों का प्रकाशन उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था,
जो ब्रिजवाटर के निर्माण और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने से एक व्यापक दर्शकों के साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा करने की इच्छा में परिवर्तित हो गया। जोसेफ कैंपबेल द्वारा द हीरो विद 1000 फेसेस में वर्णित वरदान लौटाने का यह कार्य डालियो की विकसित होती प्राथमिकताओं और उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से परे एक स्थायी विरासत छोड़ने की इच्छा का संकेत था। अपने सिद्धांतों को साझा करके उनका उद्देश्य दूसरों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, चुनौतियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और सफलता के अपने स्वयं के मार्ग बनाने के लिए सशक्त बनाना था। अध्याय 5 का समापन डालियो के व्यक्तिगत सफलता से दूसरों की सफलता को बढ़ावा देने की इच्छा में परिवर्तन पर चिंतन के साथ होता है, जो ब्रिजवाटर के भीतर और उससे परे है। शेपर्स, ऐसे व्यक्ति जो मूल्यवान चीजों की कल्पना कर सकते हैं और उनका निर्माण कर सकते हैं, का समर्थन करने में उनकी बढ़ती रुचि ने उनकी विकसित होती प्राथमिकताओं और मानव क्षमता की शक्ति में उनके विश्वास को प्रतिबिंबित किया। जैसे जैसे वे 60 के करीब पहुंचे, डालियो ने अपनी विरासत और उस प्रभाव पर विचार करना शुरू कर दिया जो वे उन ज्ञान और सिद्धांतों को आगे बढ़ाकर डाल सकते थे जिन्होंने उनकी यात्रा का मार्गदर्शन किया था। अध्याय 6, वरदान की वापसी, 2011 से 2015। संक्रमण और परिवर्तन, वरदान की वापसी। वरदान की वापसी रे डालियो और ब्रिजवाटर एसोसिएट्स दोनों के लिए संक्रमण और परिवर्तन का काल चिह्नित करती है। जैसे जैसे डालियो अपने जीवन के अगले चरण पर विचार करते हैं, वे ब्रिजवाटर में अगली पीढ़ी के नेताओं को अपना ज्ञान और विशेषज्ञता हस्तांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, साथ ही वित्त के क्षेत्र से परे अपने सिद्धांतों को लागू करने के अवसरों की खोज भी करते हैं। रे डालियो नेतृत्व उत्तराधिकार की चुनौतियों, प्रबंधन सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के महत्व और वैश्विक नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने में डालियो की बढ़ती रुचि तथा आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों की व्यापक समझ में योगदान की खोज करते हैं। अपने जीवन के इस चरण में प्रवेश करते हुए डालियो ने पहचाना कि वे एक ऐसे काल से आगे बढ़ रहे थे जहां दूसरे उन पर निर्भर थे, एक ऐसे चरण की ओर जहां वे जीवन का आनंद ले सकते थे और अलग तरीकों से योगदान कर सकते थे। वे उन लोगों की सफलता से अधिकाधिक प्रेरित हो रहे थे जिनकी वे परवाह करते थे और उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना ब्रिजवाटर की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने की इच्छा से प्रेरित थे। इस संक्रमण का केंद्रीय बिंदु ब्रिजवाटर के प्रबंधन सिद्धांतों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। 2012 में प्रबंधन समिति को भेजे गए द पाथ आउट, सिस्टमाइजिंग गुड मैनेजमेंट शीर्षक वाले एक ईमेल में डालियो ने फर्म की निवेश प्रबंधन प्रक्रियाओं, जो अत्यधिक व्यवस्थित थीं और मानवीय त्रुटि के प्रति कम संवेदनशील थीं, और व्यवसाय के अन्य हिस्सों के बीच अंतर पर जोर दिया, जिनमें व्यवस्थीकरण का वही स्तर नहीं था। उनका मानना था कि कंपनी के विकसित होने के साथ साथ प्रबंधन सिद्धांतों को कोडित और व्यवस्थित करना ब्रिजवाटर की प्रभावशीलता और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। रे डालियो वैश्विक नीति निर्माताओं के साथ डालियो के बढ़ते जुड़ाव को भी रेखांकित करते हैं। यूरोपीय ऋण संकट के दौरान उन्होंने स्पेन के लुइस डी गुइंडोस और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मारियो द्राघी सहित विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बातचीत की, जिससे आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने की जटिलताओं की प्रत्यक्ष जानकारी मिली। इस अनुभव ने स्पष्ट संचार, विचारपूर्ण असहमति और साझा लक्ष्यों की खोज में विरोधी हितों को नेविगेट करने की आवश्यकता की उनकी समझ को मजबूत किया। डालियो ने देखा कि मीडिया अक्सर इन जटिल मुद्दों का विकृत और अतिसलीकृत दृश्य प्रस्तुत करता था, जो अंतर्निहित गतिशीलता की गहरी समझ की खोज के महत्व पर जोर देता था। वैश्विक नेताओं के साथ डालियो का जुड़ाव यूरोप से आगे बढ़ा। उन्होंने चीनी सरकार में एक प्रमुख व्यक्ति वांग किशान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया, जिनके साथ इतिहास, अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी और मानव व्यवहार के स्थायी पैटर्न पर गहरी बातचीत की। इस संबंध ने डालियो को चीन की आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली और वैश्विक परिदृश्य में इसकी भूमिका की मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। जोसेफ कैंपबेल की द हीरो विद 1000 फेसेस से प्रेरित होकर डालियो ने वरदान लौटाने के महत्व को पहचाना, दूसरों को सशक्त बनाने के लिए अपनी यात्रा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साझा करना। उन्होंने इसे अपने स्वयं के संक्रमण में एक महत्वपूर्ण कदम और दूसरों की सफलता में योगदान करने का एक सार्थक तरीका माना। इस एहसास ने उन्हें अपने सिद्धांतों को औपचारिक रूप देने और प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें किसी के भी लाभ के लिए ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। सिद्धांतों का व्यापक सकारात्मक स्वागत, लाखों डाउनलोड और उन व्यक्तियों के कई प्रशंसापत्र जिन्हें वे परिवर्तनकारी लगे, ने अपना दृष्टिकोण साझा करने के मूल्य में डालियो के विश्वास को मजबूत किया। ब्रिजवाटर में नेतृत्व के संक्रमण के डालियो के प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जबकि फर्म का निवेश प्रदर्शन मजबूत बना रहा, व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी और भर्ती में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे आंतरिक असंगतियां पैदा हुईं और यह पहचान हुई कि प्रबंधन संक्रमण उम्मीद के अनुरूप सुचारू रूप से नहीं बढ़ रहा था। 2016 में ग्रेग जेनसन, जो इलीन मरे के साथ सह सीईओ के रूप में कार्य कर रहे थे,
अपनी निवेश जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पद से हट गए। डालियो अस्थायी रूप से संरचनात्मक परिवर्तनों की देखरेख और अधिक प्रभावी नेतृत्व संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए सीईओ के रूप में फिर से शामिल हुए। रे डालियो 2015 में ब्रिजवाटर की 40वीं वर्षगांठ के साथ समाप्त होता है। वर्षगांठ समारोह में अपने भाषण में डालियो ने एक स्थायी विचार योग्यता तंत्र बनाने के महत्व पर जोर दिया, एक ऐसी संस्कृति जहां व्यक्तियों को चीजों को समझने, विचारपूर्ण असंमति में संलग्न होने और सामूहिक रूप से सर्वोत्तम संभव निर्णयों पर पहुंचने का अधिकार और दायित्व है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां ब्रिजवाटर स्वतंत्र विचारकों के समुदाय के रूप में फलता फूलता रहेगा, जो काम और रिश्तों में उत्कृष्टता की साझा खोज से प्रेरित होगा। जबकि डालियो का प्राथमिक ध्यान नेतृत्व के संक्रमण और ब्रिजवाटर की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने पर था, उन्होंने जीवन का मर्म चूसने के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने परिवार, दोस्तों, परोपकार, समुद्र की खोज और अन्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए अधिक समय समर्पित करने का प्रयास किया। यह बदलाव उनकी विकसित होती प्राथमिकताओं और उनकी पेशेवर उपलब्धियों से परे एक सार्थक जीवन जीने की इच्छा को प्रतिबिंबित करता था। अध्याय 7, मेरा अंतिम वर्ष और सबसे बड़ी चुनौती, 2016 से 2017। कष्टदायक सबक का एक वर्ष, नेतृत्व संक्रमण और शासन निर्माण की नेविगेशन। अध्याय 7, मेरा अंतिम वर्ष और मेरी सबसे बड़ी चुनौती, रे डालियो और ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के लिए एक उथल-पुथल भरे समय का विवरण करता है, जैसे फर्म नेतृत्व संक्रमण, परिचालन चुनौतियों और एक औपचारिक शासन प्रणाली की आवश्यकता से जूझती है। रे डालियो अगली पीढ़ी को बागडोर सौंपने की कठिनाइयों, झटकों के भावनात्मक प्रभाव और गलतियों से सीखकर मजबूत और अधिक लचीला बनने के महत्व को रेखांकित करते हैं। निवेश प्रबंधन में फर्म की निरंतर सफलता के बावजूद प्रौद्योगिकी और भर्ती जैसे अन्य क्षेत्रों में गिरावट शुरू होती है। यह परिचालन फिसलन प्रबंधन संरचना में कमजोरियों को उजागर करती है और यह प्रकट करती है कि नेतृत्व संक्रमण अपेक्षित रूप से सहज रूप से नहीं हो रहा है। डालियो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ग्रेग जेनसेन पर अत्यधिक बोझ डाल दिया था, यह उम्मीद करते हुए कि वे सीईओ और सीआईओ दोनों भूमिकाओं को एक साथ प्रभावी ढंग से संभाल लेंगे। इन जिम्मेदारियों का बोझ जेनसेन के लिए बहुत अधिक साबित होता है, अंततः उन्हें सीईओ के पद से हटने और केवल अपनी निवेश जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेना पड़ता है। यह झटका डालियो और जेनसेन दोनों के लिए गहरा दर्दनाक होता है। उनका रिश्ता मेंटरशिप से आगे बढ़कर पिता और पुत्र जैसा बंधन बन चुका था। इस नेतृत्व बदलाव की मीडिया कवरेज स्थिति को और बिगाड़ देती है, इसे एक विचारपूर्ण, विचार योग्यता तंत्र प्रक्रिया के बजाय एक विवादास्पद शक्ति संघर्ष के रूप में चित्रित करती है। हालांकि यह अनुभव विकास के लिए एक क्रूसिबल बन जाता है, जो ब्रिजवाटर में आत्मनिरीक्षण और महत्वपूर्ण परिवर्तनों की अवधि को प्रेरित करता है। डालियो एक ऐसी शासन प्रणाली को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता को पहचानते हैं, जो कंपनी की स्थिरता और इसके मूल सिद्धांतों के निरंतर पालन को सुनिश्चित करेगी, चाहे नेतृत्व कोई भी करे। वे महसूस करते हैं कि अनौपचारिक शासन संरचना, जो उनके नेतृत्व में पर्याप्त रूप से कार्य कर रही थी, फर्म के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अपर्याप्त है और एक अधिक मजबूत और व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह एहसास एक नई शासन प्रणाली के विकास की ओर ले जाता है, जो चेक्स एंड बैलेंस, स्पष्ट निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और आवश्यकता पड़ने पर नेतृत्व संक्रमण के लिए एक तंत्र पर जोर देती है। यह चुनौतीपूर्ण वर्ष प्रमुख व्यक्तियों की ताकत और कमजोरियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, विशेष रूप से डेविड मैकॉर्मिक और इलीन मरे, जो ब्रिजवाटर के मिशन के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। यह अध्याय सीखने और विकास के अवसरों के रूप में गलतियों को स्वीकार करने के महत्व को भी रेखांकित करता है। इन झटकों से जुड़े दर्द और निराशा को स्वीकार करते हुए, डालियो विफलताओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने, मूल्यवान सबक निकालने और इन चुनौतियों से मजबूत और अधिक सक्षम होकर उभरने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अप्रैल 2017 तक, डालियो सीईओ के रूप में अपना अस्थायी कार्यकाल पूरा करते हैं, एक मेंटरशिप भूमिका में वापस लौटते हैं। वे इस वर्ष को अपने जीवन के दूसरे चरण से संक्रमण के चरम के रूप में देखते हैं, जहां काम और जिम्मेदारी सर्वोपरि थी, तीसरे चरण की ओर, जिसकी विशेषता जीवन का आनंद लेने और दूसरों की सफलता में योगदान करने की इच्छा से है। यह बदलाव उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने और ब्रिजवाटर की अनूठी संस्कृति की स्थिरता सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता की पूर्ति को चिह्नित करता है, जो उन्हें नए जुनून की खोज करने और आगे की संभावनाओं का स्वागत करने के लिए मुक्त करता है। अध्याय 8, उच्च स्तर से पीछे देखना। स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना, एक पूर्वव्यापी दृष्टिकोण। अध्याय 8, उच्च स्तर से पीछे देखना, पाठकों को पीछे हटकर रे डालियो की यात्रा से उभरने वाले व्यापक पैटर्न और अंतर्दृष्टि पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। रे डालियो उच्च स्तरीय सोच के दृष्टिकोण को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं,
एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जो व्यक्तिगत घटनाओं की तात्कालिकता से परे जाकर अंतर्निहित सिद्धांतों और कारण प्रभाव संबंधों को प्रकट करता है जो परिणामों को आकार देते हैं। रे डालियो जोर देते हैं कि अनुभव के साथ व्यक्ति बाजार की गतिशीलता और जीवन की चुनौतियों दोनों में आवर्ती पैटर्न को पहचानना शुरू कर देता है। प्रारंभ में हर मोड़ और घुमाव नया और भयावह लग सकता है। हालांकि जैसे जैसे कोई समान परिस्थितियों का बार बार सामना करता है, वे इन चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और नेविगेट करने के लिए एक ढांचा विकसित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक जीव विज्ञानी संबंधित जीवों और व्यापक पारिस्थितिक सिद्धांतों के अपने ज्ञान का उपयोग करके एक नई प्रजाति का अध्ययन करता है। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव व्यक्तियों को अधिक शांति और विश्लेषणात्मक सटीकता के साथ चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है, उन्हें उनमें से एक और के रूप में देखते हुए पहचान योग्य पैटर्न जिन्हें स्थापित सिद्धांतों का उपयोग करके संबोधित किया जा सकता है। हालांकि अध्याय नई परिस्थितियों के सामने आने की अनिवार्यता को भी स्वीकार करता है, जिनके लिए नई सोच और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इन अनुभवों को सीखने के अवसरों के रूप में अपनाकर व्यक्ति वास्तविकता की अपनी समझ का विस्तार कर सकते हैं और जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के अपने सिद्धांतों को परिष्कृत कर सकते हैं। रे डालियो प्राकृतिक दुनिया के व्यापक संदर्भ में मानव स्वभाव को समझने के महत्व को और रेखांकित करते हैं। एक टॉप डाउन परिप्रेक्ष्य अपनाकर कोई पहचान सकता है कि जो कुछ भी हम मानव स्वभाव के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, वह अन्य प्रजातियों के साथ हमारी साझा विकासवादी विरासत में निहित है। इन समानताओं को पहचानना हमें उन मौलिक सिद्धांतों को समझने में मदद करता है जो जैविक से लेकर सामाजिक और आर्थिक तक जटिलता के विभिन्न स्तरों पर व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मानव स्वभाव की यह समझ व्यक्तिगत विकास और विकास पर भी लागू की जा सकती है। अध्याय आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास के एक उपकरण के रूप में उच्च स्तरीय सोच के महत्व को रेखांकित करता है। अपनी ताकत और कमजोरियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके व्यक्ति अपनी सीमाओं को कम करते हुए अपनी अद्वितीय क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं, अंततः अपनी क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ईमानदारी, विनम्रता और स्वयं की अधिक पूर्ण और सटीक समझ प्राप्त करने के लिए दूसरों से प्रतिक्रिया लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है। रे डालियो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आंतरिक नियंत्रण स्थान की वकालत करते हुए समाप्त करते हैं, यह विश्वास कि किसी के कार्यों और विकल्पों का उनके परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों पर विलाप करने के बजाय व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे वे प्रभावित कर सकते हैं और अपने निर्णयों का स्वामित्व लें, अंततः अधिक सफलता और खुशी की ओर एक मार्ग बनाएं। रे डालियो पुस्तक के बाद के खंडों के लिए मंच तैयार करते हैं जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में इन उच्चस्तरीय सिद्धांतों को लागू करने पर अधिक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पाठकों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके अध्याय सिद्धांतों, कार्यों और परिणामों की अंतर्संबंधता को समझने की नींव रखता है। भाग 2, जीवन के सिद्धांत। वास्तविकता को नेविगेट करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के सिद्धांत। रे डालियो के सिद्धांतों का भाग 2, जीवन सिद्धांत, वास्तविकता को समझने और प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देशों का एक व्यापक सेट प्रस्तुत करता है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों और प्राकृतिक प्रणालियों के अवलोकन से प्राप्त अंतर्दृष्टि पर आधारित डालियो सत्य की खोज, निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विकास में आधारित एक व्यावहारिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण की नींव वास्तविकता को स्वीकार करने और उससे निपटने के सिद्धांत पर टिकी है। डालियो तर्क देते हैं कि किसी भी प्रयास में सफलता दुनिया को जैसी है वैसी समझने पर निर्भर करती है, न कि मनचाही सोच या पूर्वधारणाओं से चिपके रहने पर। इसके लिए कट्टर सत्य और कट्टर पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, असहज वास्तविकताओं का सामना करने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और खुली और ईमानदार संवाद में संलग्न होने की इच्छा। इस दर्शन का केंद्रीय तत्व 5 चरण प्रक्रिया है, जो लक्ष्यों को ठोस कार्यों में बदलने का एक ढांचा है। यह प्रक्रिया स्पष्ट उद्देश्यों की स्थापना से शुरू होती है, प्रगति में बाधा डालने वाली समस्याओं की पहचान और उन्हें न सहने, उन समस्याओं का निदान करने से उनके मूल कारणों को समझने, समाधान तैयार करने और पूर्णता तक आगे बढ़ने से होती है। यह पुनरावर्ती दृष्टिकोण योजना और क्रियान्वयन दोनों पर जोर देता है, यह स्वीकार करते हुए कि सफलता के लिए न केवल दृष्टि बल्कि विचारों को ठोस परिणामों में बदलने का अनुशासन भी आवश्यक है। 5 चरण प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति। रे डालियो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डालियो के दर्शन के एक केंद्रीय तत्व के रूप में 5 चरण प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। यह ढांचा आकांक्षाओं को ठोस परिणामों में बदलने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो सीखने, अनुकूलन और प्रगति के निरंतर चक्र पर जोर देता है। प्रत्येक चरण पिछले पर निर्माण करता है, एक पुनरावर्ती लूप बनाता है जो व्यक्तियों और संगठनों को उनके वांछित परिणामों की ओर ले जाता है। एक स्पष्ट लक्ष्य रखें,
यात्रा सटीक और महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को परिभाषित करने से शुरू होती है। इसमें इच्छाओं को प्राथमिकता देना और यह पहचानना शामिल है कि जबकि कोई बहुत कुछ हासिल कर सकता है, सब कुछ पाना असंभव है। यह चरण व्यक्तिगत मूल्यों के साथ लक्ष्यों को संरेखित करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि वे विशिष्ट, मापने योग्य और सार्थक हों। 2 समस्याओं की पहचान करें और उन्हें सहन न करें। लक्ष्यों की स्थापना के बाद अगला चरण प्रगति में बाधा डालने वाली बाधाओं की पहचान करना है। इसके लिए कट्टर सत्य और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, समस्याओं से बचने या उन्हें कम करके आंकने के बजाय उनका सीधे सामना करना। समस्याओं को सामने लाने और उन्हें सड़ने से रोकने के लिए खुले संवाद और रचनात्मक आलोचना को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति आवश्यक है। 3 समस्याओं का सटीक निदान करें। समस्या की पहचान करना केवल पहला चरण है, प्रभावी समाधान खोजने के लिए इसके मूल कारण को समझना महत्वपूर्ण है। इस चरण में प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना, स्थिति का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना और विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ विचारपूर्ण चर्चाओं में संलग्न होना शामिल है। यह चरण निकटवर्ती कारणों को अंतर्निहित मुद्दों से अलग करने और सतही समाधानों से बचने के महत्व पर जोर देता है, जो मूल समस्या को संबोधित करने में विफल रहते हैं। 4 एक योजना तैयार करें। समस्या और उसके मूल कारण की स्पष्ट समझ के साथ ध्यान इसे संबोधित करने के लिए एक सुपरिभाषित योजना विकसित करने पर स्थानांतरित हो जाता है। इसमें वांछित परिणाम की कल्पना करना, संभावित समाधानों पर विचार मंथन करना और प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना शामिल है। योजना विस्तृत और कार्रवाई योग्य होनी चाहिए। विशिष्ट कार्यों, समय सीमाओं और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। 5 पूर्णता तक आगे बढ़े। एक योजना उतनी ही अच्छी होती है जितना उसका क्रियान्वयन। यह अंतिम चरण अनुशासन, अनुवर्ती कार्रवाई और जवाबदेही के महत्व पर जोर देता है। इसमें प्रगति की निगरानी, आवश्यकतानुसार समायोजन करना और वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए स्वयं और दूसरों को जिम्मेदार ठहराना शामिल है। इस चरण में दृढ़ता की आवश्यकता होती है, यह पहचानते हुए कि बाधाएं और झटके अपरिहार्य हैं और सफलता अक्सर चुनौतियों से पार पाने की क्षमता पर निर्भर करती है। यह 5 चरण प्रक्रिया, जब लगातार और मेहनत से लागू की जाती है, व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन बन जाती है। सत्य को स्वीकार करके, समस्याओं का सामना करके, गलतियों से सीखकर और रणनीतियों को अनुकूलित करके व्यक्ति और टीमें लगातार विकसित हो सकती हैं और अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हैं। 5 चरण प्रक्रिया को लागू करने के डालियों के उदाहरण। रे डालियो विभिन्न उदाहरणों को रेखांकित करते हैं जहां रे डालियो ने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में 5 चरण प्रक्रिया को लागू किया। हालांकि रे डालियो हमेशा सभी 5 चरणों को स्पष्ट रूप से लेबल नहीं करते हैं, कथाएं दर्शाती हैं कि डालियो ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस ढांचे का लगातार उपयोग कैसे किया। यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं जो दर्शाते हैं कि डालियो ने 5 चरणीय प्रक्रिया को कैसे लागू किया। 1 निवेश निर्णय प्रक्रिया को स्वचालित करना। लक्ष्य। अपने करियर के शुरुआती दौर में डालियो का उद्देश्य अपने निवेश निर्णयों को अधिक व्यवस्थित और अंतर्ज्ञान पर कम निर्भर बनाना था। उन्होंने महसूस किया कि भावनाएं उनके निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं और एक अधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया। समस्याओं की पहचान। डालियो ने महसूस किया कि उनके अंतर्ज्ञान आधारित निर्णय अक्सर असंगत और भावनात्मक पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने यह भी देखा कि वे इन निर्णयों के पीछे के तर्क को प्रभावी ढंग से परीक्षण या समझा नहीं सकते थे। समस्याओं का निदान। डालियो ने पहचाना कि समस्या एक स्पष्ट रूप से परिभाषित निर्णय प्रक्रिया की कमी से उत्पन्न हुई थी। उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि को एक तार्किक और परीक्षण योग्य प्रारूप में कैप्चर करने का तरीका चाहिए था। योजना तैयार करना। डालियो ने प्रत्येक निवेश निर्णय के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों को लिखना शुरू करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने एल्गोरिथम, फॉर्मूले विकसित किए जो इन मानदंडों को कैप्चर करते थे और ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अपने निर्णयों को बैकटेस्ट करने की अनुमति देते थे। पूर्णता तक धक्का देना। डालियो ने लगन से अपनी योजना को लागू किया, लगातार अपने निर्णय मानदंडों को रिकॉर्ड किया और परिणामों के आधार पर अपने एल्गोरिथम को परिष्कृत किया। इस पुनरावृत्ति प्रक्रिया ने परिष्कृत कंप्यूटर सहायक निर्णय प्रक्रिया प्रणालियों के विकास की ओर ले गया जो ब्रिजवाटर की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 रे फीडबैक मेमो में उजागर व्यक्तिगत कमियों को संबोधित करना। लक्ष्य। 1990 के दशक में डालियो को अपने सहयोगियों से एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें कठोर आलोचना के साथ कर्मचारियों को हतोत्साहित करने की उनकी प्रवृत्ति को उजागर किया गया था। उन्होंने महसूस किया कि ये व्यवहार ब्रिजवाटर की वृद्धि में बाधा डाल रहे थे और उन्हें बदलने की आवश्यकता थी। समस्याओं की पहचान। मेमो में विशिष्ट उदाहरणों को रेखांकित किया गया जहां डालियो की कार्रवाइयों ने कर्मचारियों को अक्षम, अनावश्यक
अपमानित, अभिभूत, छोटा, दबाया गया या अन्यथा बुरा महसूस कराया। इसने मनोबल और उत्पादकता पर इन कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को भी उजागर किया। समस्याओं का निदान। सहयोगियों के साथ बातचीत के माध्यम से डेलियो ने महसूस किया कि जबकि उनके इरादे अच्छे थे, उनकी संचार शैली और भावनात्मक विस्फोट एक विषाक्त कार्य वातावरण बना रहे थे। उन्होंने पहचाना कि उन्हें अधिक आत्मजागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण विकसित करने की आवश्यकता थी। योजना तैयार करना। डेलियो ने अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रतिबद्ध किया और उन लोगों से प्रतिक्रिया मांगी जो उनके अच्छे इरादों को समझते थे। उन्होंने बेहतर संचार कौशल और भावनात्मक नियमन तकनीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। पूर्णता तक धक्का देना। डेलियो का परिवर्तन एक चल रही प्रक्रिया थी जिसमें निरंतर प्रयास और आत्मचिंतन की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने कार्य सिद्धांतों को अधिक स्पष्ट रूप से दस्तावेज करना और साझा करना शुरू किया, एक अधिक सकारात्मक और सहयोगी कार्य वातावरण बनाने का प्रयास किया। 3. ग्राहक सेवा परिणामों में सुधार। लक्ष्य। जैसे जैसे ब्रिजवाटर बढ़ा, डेलियो ने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी, विशेष रूप से प्रदान किए गए विश्लेषण में। वे चाहते थे कि फर्म लगातार असाधारण सेवा प्रदान करे और उत्कृष्टता की अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे। समस्याओं की पहचान। डेलियो ने देखा कि कुछ ग्राहक सेवा विश्लेषण उनके उच्च मानकों को पूरा नहीं करते थे। उन्होंने गुणवत्ता में असंगतताएं और विवरण पर ध्यान देने की संभावित कमी को पहचाना। समस्याओं का निदान। ग्राहक सेवा विश्लेषण टीम के साथ नैदानिक सत्रों के माध्यम से डेलियो और उनकी नेतृत्व टीम ने मूल कारणों का पता लगाया। इनमें अपर्याप्त प्रशिक्षण, स्पष्ट प्रदर्शन मानकों की कमी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने में विफलता शामिल थी। योजना तैयार करना। क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट के तत्कालीन प्रमुख डेविड मैककॉमिक ने कई बदलाव लागू किए, जिनमें अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले टीम सदस्यों को बदलना और अधिक कठोर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया स्थापित करना शामिल था। उन्होंने क्वालिटी डे भी शुरू किया, एक अर्धवार्षिक कार्यक्रम जहां टीम के सदस्य एक दूसरे के काम की समीक्षा करते थे और प्रतिक्रिया प्रदान करते थे। पूर्णता तक धक्का देना। इन परिवर्तनों को लगातार लागू करके और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए सभी को जवाबदेह ठहराकर क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट ने अपने विश्लेषण की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया। ये उदाहरण चुनौतियों को संबोधित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 5 चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए डेलियो की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। यह ढांचा समस्याओं की पहचान करने, उनके मूल कारणों को समझने, समाधान विकसित करने और निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह वास्तविकता को अपनाने, खुले संचार में संलग्न होने, गलतियों से सीखने और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। डेलियो इस बात पर जोर देते हैं कि लोग बहुत अलग तरीके से तार बंधे होते हैं और ये अंतर संपत्ति और देनदारियां दोनों हो सकती है। वे व्यक्तियों को अपने स्वयं के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों और व्यक्तित्व लक्षणों को समझने के साथ साथ दूसरों को भी समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रभावी टीमों का निर्माण करने और पारस्परिक गतिशीलता को नेविगेट करने के लिए। यह जागरूकता खुले विचारों और सहानुभूति की सुविधा प्रदान करती है, यह पहचानते हुए कि विविध दृष्टिकोण बेहतर निर्णय लेने में योगदान कर सकते हैं। डेलियो के दर्शन में प्रभावी ढंग से सीखने की क्षमता सर्वोपरि है और वे गलती आधारित सीखने के मूल्य पर जोर देते हैं। बाधाओं को प्रतिबिंब और विकास के अवसरों के रूप में देखकर व्यक्ति वास्तविकता की अपनी समझ और समस्या समाधान के दृष्टिकोण को लगातार परिष्कृत कर सकते हैं। चुनौतियों का सामना करने, विफलताओं का विश्लेषण करने और रणनीतियों को अनुकूलित करने की यह पुनरावर्ती प्रक्रिया लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देती है, जो अंततः अधिक सफलता की ओर ले जाती है। डेलियो निर्णय लेने के लिए साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, व्यक्तियों को केवल अंतर्ज्ञान या भावना पर भरोसा करने के बजाय वस्तुनिष्ठ डेटा और कठोर विश्लेषण में अपने निष्कर्षों को आधार बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे विश्वसनीयता आधारित निर्णय प्रक्रिया के महत्व को भी उजागर करते हैं, एक प्रणाली जो केवल पदानुक्रमित प्राधिकरण या बहुमत नियम पर। भाग 3 कार्य सिद्धांत। इस पुस्तक के इस भाग में डेलियो प्रदर्शित करते हैं कि कैसे वास्तविक, व्यावहारिक, विश्वसनीयता आधारित निर्णय प्रक्रिया स्वतंत्र सोच को प्रभावी समूह निर्णय लेने में परिवर्तित करती है, एक पेशेवर परिवेश में। किसी समूह या संगठन के इष्टतम कार्य के लिए यह आवश्यक है कि उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिद्धांत उसके सदस्यों के जीवन सिद्धांतों के साथ संरेखित हो। यह एक सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति को जन्म देगा और कर्मचारियों को ठोस निर्देशों पर कार्य करने में सक्षम बनाएगा। एक सफल संगठन को उत्कृष्ट लोगों और एक उत्कृष्ट संस्कृति की आवश्यकता होती है। डेलियो उत्कृष्ट लोगों को उन लोगों के रूप में परिभाषित करते हैं जिनमें महान चरित्र और महान क्षमताएं दोनों हैं, यानी ईमानदारी, पारदर्शिता और आवश्यक तकनीकी योग्यताएं। दूसरी ओर,
एक उत्कृष्ट संस्कृति को कर्मचारियों के बीच सार्थक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें नई चीजों की बोल्डली कल्पना करने और उनकी रचना का पीछा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लोगों और संस्कृति को भी विकसित होना चाहिए जैसे जैसे दुनिया बदलती है और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। डेलियो फिर ब्रिजवाटर की अनूठी कंपनी संस्कृति और सफलता में योगदान करने वाले प्रमुख सिद्धांतों पर विस्तार से बताते हैं। कार्यस्थल में कठोर प्रेम का विकास, उत्कृष्टता की निरंतर खोज, विचारशील असंगतियों के माध्यम से प्रभावी संघर्ष प्रबंधन, मध्यमता के प्रति असहिष्णुता, एक विचार योग्यता क्रम जो पदानुक्रम से ऊपर अच्छे विचारों को प्राथमिकता देता है। कट्टर सत्य, जहां कर्मचारी की गलतियों, कमजोरियों और ताकतों को खुले तौर पर स्वीकार किया जाता है। निर्णय लेने के सिद्धांतों की रिकॉर्डिंग के माध्यम से कट्टर पारदर्शिता, वे स्वीकार करते हैं कि सभी सिद्धांत किसी विशेष संगठन पर लागू नहीं हो सकते हैं, लेकिन अन्य कार्यस्थलों में विचार योग्यताक्रम के निर्माण की दृढ़ता से वकालत करते हैं। कार्य सिद्धांत 3 खंडों में व्यवस्थित हैं। 1. संस्कृति को सही करने के लिए। 2. लोगों को सही करने के लिए। 3. अपनी मशीन का निर्माण और विकास करने के लिए। संस्कृति को सही करने के लिए। उत्कृष्टता की संस्कृति का निर्माण, संस्कृति को सही करने के लिए डेलियो के सिद्धांत। स्रोत मुख्य रूप से डेलियो की पुस्तक एक सफल संगठन के निर्माण में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। डेलियो के कार्य सिद्धांतों के भाग 3 में वर्णित संस्कृति को सही करने के लिए परस्पर जुड़े सिद्धांतों का एक सेट रेखांकित करता है जो कट्टर सत्य और पारदर्शिता, सार्थक कार्य और संबंधों और निरंतर सीखने और सुधार को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दृष्टिकोण, जिसे वे विचार योग्यता क्रम कहते हैं, उत्कृष्टता की खोज को प्राथमिकता देता है और योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति पर जोर देता है। एक विचार योग्यताक्रम की नींव। डेलियो का विचार योग्यताक्रम पारंपरिक पदानुक्रमित संरचनाओं के विपरीत खड़ा है। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां सर्वोत्तम विचार जीतते हैं, चाहे उन्हें कोई भी प्रस्तावित करे। इसके लिए एक ऐसी संस्कृति की आवश्यकता होती है जहां व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने, मान्यताओं को चुनौती देने और खुली बहस में संलग्न होने के लिए सुरक्षित महसूस करें। इसे प्राप्त करने के लिए डेलियो कट्टर सत्य और पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हैं, यह तर्क देते हुए कि वास्तविकता का सामना करके अच्छा और बुरा दोनों व्यक्ति गलतियों से सीख सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक दूसरे के साथ विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। 2. कट्टर सत्य और पारदर्शिता को अपनाना। यह सिद्धांत केवल तथ्यों को बताने से आगे बढ़ता है, इसमें खुले और ईमानदार संचार के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है, भले ही यह असहज हो। डेलियो जोर देते हैं कि हर किसी को यह समझने का अधिकार है कि क्या समझ में आता है और अपनी राय व्यक्त करने का दायित्व है। वे बोलो, स्वीकार करो या बाहर निकलो नीति की वकालत करते हैं, व्यक्तियों को सत्य की खोज में सक्रिय रूप से भाग लेने या यदि वे इस मूल मूल्य को नहीं अपना सकते हैं तो संगठन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 3. सार्थक कार्य और संबंधों का विकास। डेलियो मानते हैं कि एक फलती फूलती संस्कृति के लिए केवल बौद्धिक कठोरता की आवश्यकता नहीं होती है, इसे वास्तविक मानवीय संबंध की आवश्यकता होती है। वे सार्थक कार्य और सार्थक संबंधों के विकास की वकालत करते हैं, यह तर्क देते हुए कि ये दो तत्व एक दूसरे को मजबूत करते हैं। सार्थक कार्य व्यक्तियों को बौद्धिक और भावनात्मक रूप से जोड़ता है, उद्देश्य और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देता है। सार्थक संबंध, जो विश्वास, सम्मान और वास्तविक देखभाल की विशेषता रखते हैं, एक सहायक वातावरण बनाते हैं जहां व्यक्ति कमजोर होने और जोखिम लेने में सहज महसूस करते हैं। 4. गलतियों से सीखना। डेलियो के दृष्टिकोण का एक आवश्यक तत्व गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा मानना है। वे एक ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं जहां गलतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखा जाता है, न कि दंड या शर्म का कारण। इसके लिए व्यक्तियों को अपनी कमियों के बारे में खुला होना, अपनी त्रुटियों का विश्लेषण करना और मूल्यवान सबक निकालना आवश्यक है। डेलियो सुझाव देते हैं कि गलतियों में पैटर्न का अवलोकन करके व्यक्ति अपनी कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। 5. सिंक में आना। एक विचार योग्यताक्रम की सफलता व्यक्तियों की प्रभावी ढंग से संवाद करने और सहयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। डेलियो सिंक में आने और रहने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें खुली और ईमानदार बातचीत करना, विभिन्न दृष्टिकोणों को सक्रिय रूप से सुनना और असहमतियों को रचनात्मक रूप से सुलझाना शामिल है। इस प्रक्रिया में दृढ़ता और खुले विचारों का संतुलन आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवाजें सुनी जाएं और निर्णय वक्ता के अधिकार के बजाय विचारों की योग्यता के आधार पर लिए जाएं। 6. विश्वसनीयता भारित निर्णय लेना।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोत्तम विचार प्रबल हों, डालियो विश्वसनीयता आधारित निर्णय प्रक्रिया की वकालत करते हैं। यह प्रणाली मानती है कि व्यक्तियों के पास विभिन्न स्तर की विशेषज्ञता और विश्वसनीयता होती है। निर्णय शामिल लोगों की सापेक्ष विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड और विषय के गहन समझ वाले लोगों की राय को अधिक महत्व दिया जाता है। 7. असहमति से आगे बढ़ना। डालियो मानते हैं कि किसी भी संगठन में असहमति अनिवार्य है, खासकर एक ऐसा संगठन जो खुली बहस को प्रोत्साहित करता हो। वह संघर्षों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, जिसमें सत्य की खोज में व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। वह व्यक्तियों को उच्च स्तर से चीजों को देखने, सभी दृष्टिकोणों को वस्तुनिष्ठ रूप से समझने और आपसी सहमति वाले समाधान तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 8. शासन का महत्व। डालियो स्वीकार करते हैं कि बिना उचित शासन के सबसे अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणालियां भी विफल हो सकती हैं। वह आइडिया मेरिटोक्रेसी को इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच और संतुलन स्थापित करना और संगठन के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना शामिल है। संस्कृति को सही करना के लिए डालियो के सिद्धांत एक ऐसे संगठन के निर्माण के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं जो उत्कृष्टता को प्राथमिकता देता है, खुली संचार को प्रोत्साहित करता है और व्यक्तिगत योगदान को महत्व देता है। यह दृष्टिकोण, हालांकि मांगपूर्ण और असामान्य है, ब्रिजवाटर के लिए सफल साबित हुआ है। यह उन नेताओं के लिए एक विचारोत्तेजक ढांचा प्रदान करता है जो एक ऐसी संस्कृति बनाना चाहते हैं जो नवाचार, सहयोग और निरंतर सुधार को बढ़ावा देती है। सही लोगों को चुनना। उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम का निर्माण। डालियो के सही लोगों को चुनने के सिद्धांत। डालियो के वर्क प्रिंसिपल्स के तीसरे भाग, सही लोगों को चुनना, एक सफल संगठन बनाने में मानवीय तत्व पर केंद्रित है। हालांकि एक मजबूत संस्कृति आवश्यक है, डालियो इस बात पर जोर देते हैं कि लोग और भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके पास संस्कृति को आकार देने और विकसित करने की शक्ति होती है। वह एक व्यापक सिद्धांतों का वर्णन करते हैं जो आइडिया मेरिटोक्रेसी के मूल्यों को अपनाने वाले और उत्कृष्टता की खोज में योगदान देने वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने, विकसित करने, मूल्यांकन करने और बनाए रखने के लिए है। 1. क्या से ज्यादा कौन को प्राथमिकता देना। डालियो का दृढ़ विश्वास है कि सही लोगों का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण है, यहां तक कि विशिष्ट भूमिकाओं या कार्यों क्या को परिभाषित करने से भी ज्यादा। वह मानते हैं कि निर्णय लेने और परिणाम प्राप्त करने का काम व्यक्ति करते हैं, न कि कंपनियां। इसलिए एक उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम का निर्माण उन व्यक्तियों की पहचान करने से शुरू होता है जिनमें मजबूत चरित्र और असाधारण क्षमताएं होती हैं। ये व्यक्ति संगठन के मूल मूल्यों के साथ संरेखित होने चाहिए, पूर्ण सत्य और पारदर्शिता को अपनाना चाहिए और निरंतर सीखने और सुधार के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। 2. सही भर्ती करना, क्योंकि गलत भर्ती की कीमत बहुत भारी होती है। डालियो भर्ती के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हैं जो व्यक्तिपरक और अंतर्ज्ञान आधारित निर्णयों से दूर हो। वह प्रत्येक भूमिका के लिए आवश्यक मूल्यों, क्षमताओं और कौशल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उम्मीदवारों का इन मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया विकसित करने की वकालत करते हैं। इसमें मानकीकृत परीक्षण, व्यवहारात्मक साक्षात्कार और संदर्भ जांच जैसे विभिन्न उपकरणों और डेटा बिंदुओं का उपयोग शामिल है ताकि प्रत्येक उम्मीदवार की ताकत और कमजोरियों की व्यापक समझ प्राप्त की जा सके। 3. लोगों को डिजाइन के साथ मिलाना। डालियो प्रत्येक भूमिका की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ व्यक्तिगत ताकतों को संरेखित करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय प्रतिभा और प्रेरणाओं को समझना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उनकी जिम्मेदारियां उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं से मेल खाती हों। सही लोगों को सही भूमिकाओं में रखकर संगठन व्यक्तिगत प्रदर्शन को अधिकतम कर सकते हैं और एक सुसंगत और उत्पादक टीम बना सकते हैं। 4. निरंतर प्रशिक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन और छंटाई। एक उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए प्रशिक्षण और विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। डालियो कर्मचारियों का नियमित रूप से मूल्यांकन करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने की वकालत करते हैं, जिसमें ताकत और कमजोरियों दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के लिए नए कौशल सीखने, चुनौतीपूर्ण कार्यों को लेने और रचनात्मक आलोचना प्राप्त करने के अवसर बनाना शामिल है। 5. सटीक मूल्यांकन करना, दयालु नहीं। डालियो स्वीकार करते हैं कि ईमानदार प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह प्रदर्शन मूल्यांकन में दयालुता से ज्यादा सटीकता के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि चापलूसी भरी प्रतिक्रिया देना, हालांकि दयालु लग सकता है,
अंततः व्यक्तियों को उनकी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने से रोककर नुकसान पहुंचाता है। वह प्रबंधकों को प्रतिक्रिया सीधे और स्पष्ट रूप से देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अपने मूल्यांकन को विशिष्ट उदाहरणों और डेटा बिंदुओं के साथ समर्थन देने के लिए कहते हैं। 6. खुली और ईमानदार प्रतिक्रिया को अपनाना। डालियो खुले और ईमानदार संचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जहां व्यक्ति अपने सहयोगियों के बारे में अपनी टिप्पणियों और दृष्टिकोणों को साझा करने में सहज महसूस करते हैं। वह प्रबंधकों को इन बातचीतों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिक्रिया रचनात्मक रूप से दी और प्राप्त की जाए और इसका उद्देश्य विकास और सुधार को बढ़ावा देना हो। 7. प्रदर्शन को दस्तावेजीकृत करना। डालियो कर्मचारी प्रदर्शन को दस्तावेजीकृत करने के लिए विभिन्न उपकरणों जैसे प्रदर्शन सर्वेक्षण, मैट्रिक्स और औपचारिक समीक्षाओं का उपयोग करने की वकालत करते हैं। ये उपकरण वस्तुनिष्ठ डेटा बिंदु प्रदान करते हैं जिनका उपयोग प्रगति को ट्रैक करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रदर्शन मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। प्रदर्शन डेटा को एकत्र करने और विश्लेषण करने की एक प्रणाली बनाकर संगठन प्रशिक्षण, विकास और पदोन्नति के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। 8. एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मशीन के रूप में टीम का प्रबंधन। डालियो प्रबंधकों को अपनी टीमों को मशीन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति टीम के समग्र कामकाज में कैसे योगदान देता है और उन बाधाओं या अक्षमताओं की पहचान करना जो प्रदर्शन को बाधित करती है। इस सिस्टम थिंकिंग दृष्टिकोण को अपनाकर प्रबंधक टीम के प्रदर्शन को अनुकूलित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर कोई एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। 9. व्यक्तिगत प्रेरणाओं को समझना। डालियो मानते हैं कि व्यक्ति विभिन्न कारकों से प्रेरित होते हैं। वह प्रबंधकों को यह समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि उनके कर्मचारियों को क्या प्रेरित करता है, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रेरणाओं पर विचार किया जाता है। व्यक्तिगत प्रेरणाओं को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करके प्रबंधक एक अधिक संलग्न और उत्पादक कार्यबल बना सकते हैं। 10. लोगों के साथ उचित व्यवहार करना। डालियो स्वीकार करते हैं कि व्यक्तियों की अलग अलग जरूरतें और परिस्थितियां होती हैं और वह प्रबंधकों को लोगों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनकी अद्वितीय स्थितियों पर विचार करते हुए। हालांकि इसमें व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार करना शामिल हो सकता है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हर किसी को मानकों के एक ही सेट के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और निर्णय निष्पक्ष और सुसंगत रूप से किए जाएं। डालियो के सही लोगों को चुनने के सिद्धांत एक उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम के निर्माण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। क्या से ज्यादा कौन को प्राथमिकता देकर भर्ती और मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू करके, खुले संचार और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देकर और व्यक्तिगत प्रेरणाओं को समझकर संगठन एक ऐसी संस्कृति बना सकते हैं जो शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करती है और बनाए रखती है, निरंतर सीखने और सुधार को प्रोत्साहित करती है और असाधारण परिणाम प्राप्त करती है। अपनी मशीन का निर्माण और विकास करना। एक गतिशील और अनुकूलनीय संगठन बनाना डालियो के सिद्धांत जो आपकी मशीन के निर्माण और विकास के लिए है। डालियो के वर्क प्रिंसिपल्स के भाग 3 का अंतिम खंड अपनी मशीन का निर्माण और विकास करना संस्कृति और लोगों के व्यक्तिगत घटकों से पूरे संगठन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे एक गतिशील प्रणाली के रूप में देखा जाता है। डालियो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में डिजाइन, प्रक्रिया अनुकूलन और निरंतर सुधार के महत्व को दर्शाने के लिए एक मशीन के रूपक का उपयोग करते हैं। वे ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो नेताओं को एक मजबूत और अनुकूलनीय संगठनात्मक संरचना बनाने में मार्गदर्शन करते हैं, जो चुनौतियों का सामना करने, अनुभव से सीखने और उच्च स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए विकसित होने में सक्षम हो। एक सिस्टम थिंकिंग दृष्टिकोण अपनाना। डालियो संगठन के प्रबंधन में एक उच्चस्तरीय दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें संगठन को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखना, इसके विभिन्न भागों की परस्पर संबद्धता को समझना और यह पहचानना शामिल है कि व्यक्तिगत कार्य और निर्णय पूरी प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। वे नेताओं को अपनी मशीन को ऊपर से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उन्हें इसके डिजाइन, प्रक्रियाओं और आउटपुट की समग्र समझ प्राप्त होती है। यह सिस्टम थिंकिंग दृष्टिकोण नेताओं को बाधाओं, अक्षमताओं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। 2. संगठनात्मक इंजीनियर के रूप में प्रबंधन। डालियो प्रभावी प्रबंधकों की तुलना संगठनात्मक इंजीनियरों से करते हैं, जो संगठनात्मक प्रदर्शन को चलाने वाली प्रणालियों को डिजाइन करने, बनाने और अनुकूलित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्थापित करना, कुशल वर्क फ्लो डिजाइन करना और प्रगति को ट्रैक करने और समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रणालियों को लागू करना शामिल है।
वे डेटा आधारित निर्णय लेने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें प्रदर्शन की निगरानी करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को ट्रैक करने के लिए मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। 3. निरंतर सुधार के लिए 5 चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करना। डालियो 5 चरणीय प्रक्रिया को संगठनात्मक संदर्भ में लागू करते हैं, जिसे उन्होंने अपने लाइफ प्रिंसिपल्स में पेश किया था। यह पुनरावृत्ति प्रक्रिया निम्नलिखित है। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, संगठन के समग्र मिशन के साथ संरेखित विशिष्ट और मापने योग्य उद्देश्यों को परिभाषित करना। 2. समस्याओं की पहचान करना और उन्हें सहन न करना, उन क्षेत्रों की सक्रिय रूप से तलाश करना जहां प्रदर्शन अपेक्षाओं से कम हो और अवांछित परिणामों को स्वीकार न करना। 3. समस्याओं का निदान करके उनके मूल कारणों को समझना, समस्याओं के अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए गहन विश्लेषण करना, लक्षणों को मूल कारणों से अलग करना। 4. समस्याओं को दूर करने के लिए समाधान डिजाइन करना, समस्याओं के मूल कारणों को संबोधित करने और प्रणाली के समग्र कामकाज में सुधार करने के लिए नवीन और प्रभावी समाधान विकसित करना। 5. इन डिजाइनों को परिणामों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना, अनुशासन और कठोरता के साथ समाधानों को लागू करना, यह सुनिश्चित करना कि योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए और परिणामों की बारीकी से निगरानी की जाए। इस 5 चरणीय प्रक्रिया को लगातार लागू करके संगठन निरंतर सीखने और सुधार की संस्कृति बना सकते हैं, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं और उच्च स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। 4. काम के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण डिजाइन करना। डालियो सिस्टमाइजेशन के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें सिद्धांतों को स्पष्ट प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल में परिवर्तित किया जाता है जो व्यक्तिगत कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। वे तर्क देते हैं कि सिस्टमाइजेशन स्थिरता बनाता है, त्रुटियों को कम करता है और संज्ञानात्मक संसाधनों को मुक्त करता है, जिससे व्यक्ति उच्च स्तरीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वे सिस्टमाइजेशन का समर्थन करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की वकालत करते हैं, जिससे नियमित कार्यों को स्वचालित किया जा सके और वर्क फ्लो को सुव्यवस्थित किया जा सके। 5. प्रौद्योगिकी और उपकरणों का लाभ उठाना। डालियो संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हैं। वे नेताओं को ऐसे उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो डेटा संग्रह, विश्लेषण, संचार और निर्णय लेने का समर्थन करते हैं। वे ऐसी प्रणालियों को विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं जो डेटा को कैप्चर और विश्लेषण करती हैं, जिससे व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, रुझानों की पहचान होती है और रणनीतिक निर्णयों को सूचित किया जाता है। 6. कार्यभार का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। डालियो स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति और टीमें अक्सर अत्यधिक कार्यभार का सामना करते हैं। वे कार्यभार का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं प्राथमिकता निर्धारण, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को सौंपना या स्थगित करना। प्रतिनिधिमंडल, दूसरों को कार्यों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाना, स्पष्ट निर्देश और अपेक्षाएं प्रदान करना। उत्पादकता वृद्धि, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कार्यों को स्वचालित करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीकों की तलाश करना। 7. शासन पर जोर देना। डालियो यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शासन संरचनाओं के महत्व पर जोर देते हैं कि विचार मेरिटोक्रेसी इच्छानुसार कार्य करे और संगठन समय के साथ प्रभावी ढंग से संचालित हो। इसमें शामिल है भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को समझें और उनके योगदान बड़ी प्रणाली में कैसे फिट होते हैं। जांच और संतुलन स्थापित करना, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र लागू करना कि निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से किए जाएं। व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना, जवाबदेही की संस्कृति बनाना, जहां व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार हों और उच्च प्रदर्शन मानकों के प्रति जवाबदेह हों। 8. नेतृत्व का विकास करना। डालियो मानते हैं कि एक उच्च प्रदर्शन वाले संगठन के निर्माण और विकास के लिए मजबूत नेतृत्व आवश्यक है। वे निम्नलिखित के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। एक दूरदर्शी सोच, नेताओं को भविष्य के लिए एक स्पष्ट और प्रेरक दृष्टि प्रस्तुत करनी चाहिए, जो दूसरों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करे। 2. रणनीतिक सोच, नेताओं को रणनीतिक रूप से सोचने में सक्षम होना चाहिए, भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाना और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए योजनाएं विकसित करना। 3. लोगों का प्रबंधन, नेताओं को लोगों को विकसित करने और प्रबंधित करने में उत्कृष्ट होना चाहिए, व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों को समझना, प्रतिक्रिया और कोचिंग प्रदान करना और विश्वास और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना। 4. क्रियान्वयन, नेताओं को दृष्टि और रणनीति को कार्रवाई में अनुवाद करने में सक्षम होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जाएं और लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।
डालियो के अपनी मशीन का निर्माण और विकास करना के सिद्धांत एक गतिशील, अनुकूलनीय और उच्च प्रदर्शन वाले संगठन बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। सिस्टम थिंकिंग दृष्टिकोण अपनाकर, काम के लिए डेटा आधारित और व्यवस्थित दृष्टिकोण को अपनाकर, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, कार्यभार का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करके, शासन पर जोर देकर और मजबूत नेतृत्व का विकास करके, संगठन निरंतर सुधार के एक सकारात्मक चक्र को बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आसपास की दुनिया की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए विकसित हो सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इसे अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। देखने के लिए सभी श्रोताओं को धन्यवाद। यदि आपको यह सामग्री पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। हमारे पास आपके लिए एक पूरी कहानी है। कृपया अगले एपिसोड के लिए बने रहें। अलविदा।